हेलो जी। तो स्वागत है आपको अपने परिवार रीचअप स्टडी पर। चलिए मेरे भाई, आज हम लोग क्लास 12th के जीव विज्ञान का जो वीवीआई क्वेश्चन है उसको लेकर के आए हैं। बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन होगा। यहाँ से आप लोगों के एग्ज़ाम में क्वेश्चन देखने को मिल सकता है। तो सभी विद्यार्थी एक बार वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, दोस्तों के पास वीडियो को शेयर कर देंगे भाई। देखिए, यह जो क्वेश्चन आज कराएंगे सब्जेक्टिव क्वेश्चन है जो आपके एग्ज़ाम में बहुत ज़्यादा आने की संभावना है। तो सभी विद्यार्थी बेहतरीन तरीक़ा से इसको समझने का और देखने का प्रयास करेंगे भाई। यदि आप लोग को रिक्वायर होगा इसका तो स्क्रीनशॉट लेकर के आप अपने नोटबुक में इसको तैयार कर सकते हैं। तो चलिए भाई स्टार्ट करते हैं। ठीक है, देखिए क्या हम लोग पढ़ रहे हैं। देखियो कि वीवीआई सब्जेक्टिव है ना, वीवीआई सब्जेक्टिव क्वेश्चंस। बिल्कुल भाई, वीवीआई है जीव विज्ञान का, यह वीवीआई सब्जेक्टिव क्वेश्चंस है। बेहतरीन क्वेश्चन है। ठीक है, चलो तो स्टार्ट करते हैं। देखिए पहला जो क्वेश्चन है कि अपरा से स्रावित हार्मोन कौन कौन से हैं, है ना। जो अपरा से जो स्रावित होने वाला हार्मोन है वह कौन कौन सा हार्मोन है। तो आप लोगों ने बिल्कुल पढ़ा होगा, अपरा के बारे में आप लोग जाना होगा भाई। ठीक है, अपरा के बारे में जाने होंगे कि यह जो है यह रिप्रोडक्शन जो होता है पार्ट है ना, जनन जिसको बोलते हैं, उसी पार्ट का यह क्वेश्चन है भाई। उसी चैप्टर से यह क्वेश्चन को लिया गया है और यह क्वेश्चन एग्जाम में आया हुआ है। बेहतरीन क्वेश्चन है, आप लोग इसको देखने का प्रयास करेंगे। देखिए तो अपरा से स्रावित हार्मोन निम्न है। और आपको बता दूं भाई कि यह जो चैप्टर है, चाहे कोई सा भी चैप्टर, आप लोग प्लेलिस्ट में जाकर के चेक करोगे तो वहाँ पर बहुत सारे वीडियो पड़े हैं। आप वहाँ से थ्योरी वाला पार्ट को देख सकते हैं, है ना। इसमें क्वेश्चन है, सिर्फ क्वेश्चन को हम लोग देखते हुए चलेंगे। ठीक है ना। चलिए, तो क्वेश्चन कह रहा था कि अपरा से स्रावित हार्मोन कौन कौन से हैं। तो भाई अपरा से स्रावित होने वाले जो हार्मोन है निम्न है, जो कि नीचे है। देखिए पहला जो हार्मोन है जिसको बोलते हैं मानव जरायु, याद करिएगा, बड़ा इंपॉर्टेंट हार्मोन सब है। ठीक है, मानव जरायु गोनेडोट्रोपियन। ठीक है, मानव जरायु गोनेडोट्रोपियन, जिसको इंग्लिश में हम लोग HCG बोलते हैं। ठीक है भाई, HCG बोलते हैं। इसका फुल फॉर्म होता है ह्यूमन कोरियोनिक। ठीक है, ह्यूमन कोरियोनिक गोनेडोट्रोपियन। ठीक है, यह हार्मोन है जो अपरा से निकलता है। दूसरा जो हार्मोन है मानव अपरा लैक्टोजन। ठीक है, मानव अपरा लैक्टोजन, जिसको हम लोग HPL कहते हैं, है ना, HPL कहते हैं। और इसका फुल फॉर्म जो होता है ह्यूमन प्लेसेंटल लैक्नोजन। ठीक है, लैक्नोजन, इसको आप लोग याद रखेंगे, यह दूसरा हार्मोन है। और तीसरा जो हार्मोन है उसको हम लोग बोलते हैं एस्ट्रोजन। ठीक है भाई, एस्ट्रोजन हार्मोन है। और चौथा जो है अगला हार्मोन जिसको बोलते हैं प्रोजेस्टोजन। ठीक है, प्रोजेस्टोजन, यह जो है जितना भी हार्मोन है वह हार्मोन अपरा से स्रावित होता है, अपरा से निकलने वाला हार्मोन है। ठीक है भाई, तो इसको आप लोग याद करेंगे। हो सकता है आपको ऑब्जेक्टिव में भी क्वेश्चन देखने को मिले, लेकिन यहाँ से क्वेश्चन भाई रहेगा, मतलब यहाँ से क्वेश्चन रहता है और बहुत ही शानदार क्वेश्चन है, बेहतरीन क्वेश्चन है। देखो आप जो ये क्वेश्चन है तो सिर्फ ऐसा नहीं समझना कि इसका ये आंसर हो गया, आप इससे ऑब्जेक्टिव भी बनाया जा सकता है ना। 4 ऑप्शन दे दिया जाएगा और आपसे पूछा जाएगा कि बताइए निम्नलिखित में से अपरा से स्रावित होने वाला हार्मोन कौन है। इसमें से कोई एगो रहेगा, बाद में कोई दूसरा हार्मोन का नाम रहेगा। तो ऐसा बहुत सारे क्वेश्चंस बनाया जा सकता है। तो आप चीज़ों को बेहतरीन तरीका से पढ़ने का प्रयास करेंगे भाई। ठीक है, चलिए दूसरा क्वेश्चन देखिए, दुग्ध श्रवण क्या है। दुग्ध श्रवण क्या है ना, दुग्ध श्रवण क्या है। देखिए जब हम पढ़ा रहे थे तो दुग्ध श्रवण के बारे में हम लोग देखे हैं और ग्रंथि वगैरह भी देख चुके हैं और किस तरीके से दूध का निर्माण होता है, ये तमाम चीज़ों पर हम लोग डिस्कस कर चुके हैं। वीडियो है
जा करके आप देख सकते हैं। चलिए तो देखते हैं भाई कि दुग्ध श्रवण क्या है। तो देखिए कि संगर्भता के दौरान स्त्री के स्तन ग्रंथियों में कई प्रकार के बदलाव आते हैं। जी भाई, जब एक महिला जब गर्भ में होती है ना, वही है संगर्भता के दौरान। मतलब जब एक महिला गर्भ में होती है तो गर्भ के दौरान उनके स्तन में विभिन्न प्रकार के बदलाव होते हैं, है ना। और क्या होता है कि और संगर्भता के अंत तक इनसे दूध उत्पन्न होने लगता है। इस प्रक्रिया को दुग्ध स्रवण या लैक्टेशन कहते हैं, है ना। क्या बोलते हैं? लैक्टेशन कहते हैं। इसी को हम लोग क्या बोलते हैं भाई? दुग्ध स्रवण कहते हैं, है ना। मतलब दूध का बाहर निकलना मतलब किस तरीके से दूध बाहर निकलता है। हालांकि यह सिर्फ क्वेश्चन है कि दूध का स्रवण क्या होता है। यह क्वेश्चन है कि दूध का स्रवण कैसे होता है, उसकी प्रक्रिया को लिखना है। हालांकि ये चीज़ों को हम लोग बता चुके हैं, है ना। जो बच्चे पढ़े होंगे उनको बिल्कुल आइडिया होगा इसके बारे में, चाहे चीज़ों को बताए भी थे। तो यहाँ पर क्वेश्चन था सिर्फ कि दुग्ध स्रवण क्या है। तो यही दुग्ध स्रवण है कि जब एक महिला जो होती है, जब संगर्भिता होते हैं, जब गर्भ में होते हैं, तो उनके दौरान स्तन ग्रंथि में विभिन्न प्रकार के बदलाव देखते हैं और अंत में क्या होता है, उससे दूध उत्पन्न होने लगता है। इसी प्रक्रिया को हम लोग बोलते हैं दुग्ध स्रवण कहते हैं, दुग्ध स्रवण कहते हैं। ठीक है जी, चलेंगे भाई आगे देखते हैं भाई। चलिए अगला क्वेश्चन है ओस्ट्रोलो। बेहतरीन क्वेश्चन है, मस्त क्वेश्चन है भाई कि ओस्ट्रोलोपिथेसिन मानव। देखो इसको क्या बोलते हैं, जो बहुत पहले में जो मानव रहता था ना, उसको बायोलॉजी में भाई हम लोग क्या बोलते हैं? ओस्ट्रोलोपिथेसिन, या उसको हम लोग आदि मानव भी कहते हैं, है ना। तो जो आदि मानव थे उनके बारे में बात है, उनके बारे में क्वेश्चन पूछा गया है कि आदि मानव के उत्पत्ति स्थल एवं दो विशेषताओं का उल्लेख करें। कितना महत्वपूर्ण क्वेश्चन है और कितना शानदार क्वेश्चन है भाई कि आदि मानव जो है, जिसको हम लोग बोलते हैं ओस्ट्रोलोपिथेसिन, जो मानव था, जो आदि मानव था, उनका उत्पत्ति स्थल बताइए। आखिर सबसे पहले आदि मानव देखने को कहाँ मिले इस पृथ्वी पर, और उनके विशेषताओं को बताना है। कितना मस्त क्वेश्चन है ना। चलिए आंसर देखिए कि लगभग 2 मिलियन वर्ष पूर्व, मतलब 2 मिलियन साल पहले, बहुत पुरानी बात है भाई, है ना। 2 मिलियन वर्ष पहले ऑस्ट्रालोपिथेसिन, है ना, ऑस्ट्रालोपिथेसिन मानव पूर्वी अफ्रीका के घास स्थलों पर पाए जाते थे। याद रखिए कि जो आदि मानव थे वह सबसे पहले अफ्रीका में देखने को मिला है, और हम लोग उसको मानते हैं कि अफ्रीका जो है ना, वहीं पर सबसे पहले मानव का उत्पत्ति हुआ है ना। और उनकी मुख्य विशेषता निम्नलिखित है। आखिर क्या क्या विशेषता था? तो भाई बेहतरीन क्वेश्चन है। ऐसे भी याद रखेंगे कि अफ्रीका वह कॉन्टिनेंट है, अफ्रीका महादेश है, अफ्रीका महाद्वीप है, जहाँ पर सबसे पहले मानव को देखा गया था, आदि मानव को वहाँ देखा गया था। इसका मतलब आदि मानव यानी मानव का उत्पत्ति कहाँ हुआ है भाई? तो अफ्रीका में हुआ है, यानी अफ्रीका। ठीक है, याद रखेंगे। और पूर्वी वाला भाग में, है ना, इसको भी याद रखेंगे, पूर्वी अफ्रीका में। चलिए आखिर विशेषता क्या है इनका? तो देखिए कि ये पत्थर से बने हथियारों से शिकार करते थे। जी भाई, पहले कहाँ कोई व्यवस्था था शिकार करने के लिए? अगर अपना कोई इंसान खाना खाना चाहेगा, आदि मानव, तो भाई कहाँ से खाएगा? तो वो किसी न किसी जीव जंतु को मारकर ही खाते थे, और कच्चा खाते थे। पकाने का कोई सिस्टम था नहीं, क्योंकि उस समय आग का भी खोज नहीं हुआ था, है ना। तो पत्थर से जीव जंतु को मार करके उसको कच्चे खा लिया करते थे। तो विशेषता हो गया कि यह पत्थर के हथियार रखते थे, शिकार करते थे इससे। दूसरा है कि ये फलों का भी भोजन करते थे, है ना। जी भाई, जीव जंतु को मारकर खाते थे, उसके साथ साथ फल फूल वगैरह कुछ भी, है ना, खा लेते थे, जो इनको भूख को मिटा पाए और इससे जीवित रह पाए।
उन चीज़ों को यह सेवन करते थे। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है कि विकास की प्रक्रिया में ह्यूगो डी ग्रीस की भूमिका क्या थी? बेहतरीन, शानदार, है ना। आखिर विकास जो हो रहा है, अभी भी हम देख रहे हैं कि विकास निरंतर हो रहा है, तो विकास के बारे में जो ह्यूगो डी व्रीस का क्या कहना था, है ना, उनके बारे में है भाई। देखिए ग्रीस नहीं है, यहाँ पर व्रीस है। देखिए तो 20वीं सदी के प्रथम दशक में ह्यूगो डी व्रीस ने इवनिंग प्राइमरीज पर, है ना, इवनिंग प्राइमरोज पर काम करके उत्परिवर्तन के विचार को आगे बढ़ाया एवं बताया कि उत्परिवर्तन ही प्रजाति की उत्पत्ति का कारण होता है। मतलब ह्यूगो का कहना था कि उत्परिवर्तन जब उत्पन्न होता है कोई चीज़, तो बहुत सारे परिवर्तन होता है, और वही उत्परिवर्तन होने से ही नए नए प्रजाति का विकास होता है। मतलब इन्होंने इसे साल्टेशन यानी विशाल उत्परिवर्तन का बड़ा कदम बताया। मतलब इनका कहना था कि भाई नए नए जब परिवर्तन होते हैं, जब उत्पन्न होते हैं तो नए नए परिवर्तन होते हैं, और इसी से नए नए प्रजाति का विकास होता है, नए नए प्रजाति का उत्पत्ति होता है, नए नए प्रजाति का निर्माण होता है। और उन्होंने इसे साल्टेशन कहा, साल्टेशन बताया, यह एक साल्टेशन है। ठीक है भाई, बेहतरीन क्वेश्चन है, शानदार है। आप लोग इसको भाई बिल्कुल अपने नोटबुक में तैयार करेंगे, है ना, बेहतरीन क्वेश्चन है। हाँ, यदि वीडियो आप लोग को अच्छा लग रहा होगा तो भाई वीडियो को लाइक करिएगा, यदि चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, और दोस्तों के पास वीडियो को शेयर करिएगा। ठीक है जी, चलिए आगे देखते हैं भाई। इससे देखिए अगला क्वेश्चन है कि समजात अंग किसे कहते हैं? देखो आप लोग भाई 10वां क्लास में भी यह पढ़े होंगे, है ना, बायोलॉजी में 10वां क्लास में भी पढ़े होंगे। समजात अंग क्या होता है, समरूपी क्या होता है, और समजात क्या होता है, सब आपने पढ़ा होगा, है ना। वही है कि समजात अंग किसे कहते हैं, उदाहरण द्वारा समझाएं। ठीक है, उदाहरण द्वारा इसको समझाना है कि समजात अंग क्या होता है। तो चलिए देखते हैं इसको कि वैसे अंग जो समान उद्भव और संरचना के होते हैं, जी भाई, समान संरचना के होते हैं, उसी प्रकार हूबहू दिखेगा, किंतु एक दूसरे से कार्य में भिन्न होते हैं। बिल्कुल देखने में तो लगेगा एकदम समान है, उसी प्रकार है, लेकिन यह अलग टाइप के कार्य को करते हैं, समजात अंग कहलाते हैं, है ना। बिल्कुल देखने में लगेगा वैसे नहीं, लेकिन उसका कार्य अलग होता है, उस प्रकार के अंग को समजात अंग कहते हैं। उदाहरण के लिए पक्षी और चमगादड़ के पंख। पक्षी देखो, चमगादड़ के पंख और पक्षी के पंख, उसके साथ मेढक और मानव के अग्रपाद दोनों समजात कहलाते हैं, है ना। आगे वाला जो हाथ कहते हैं उसको, है ना, हम लोग में हाथ है, उसके में पैर है, या हाथ कहो उसको, है ना, वो, क्योंकि उनका उद्भव व संरचना समान होने के बावजूद ये अलग अलग कार्य करते हैं। जी भाई, है ना, मतलब उसका उद्भव और संरचना भी लगभग वैसी है, लेकिन कार्य उसका अलग अलग है। ठीक है, तो उसी को हम लोग समजात अंग कहते हैं। ये तो टफ है नहीं, आराम से आप इसको याद कर सकते हैं एकदम बेहतरीन तरीक़ा से। और लैंग्वेज जो है, लैंग्वेज भी टफ नहीं है, एकदम साधारण भाषा में लिखा गया है, जो आप पढ़ने के बाद खुद समझ जाओगे और याद भी हो जाएगा आपसे, है ना। चलेंगे अगला क्वेश्चन देखिए कि समजात अंग और समरूपी अंग क्या है। लो, तो समजात के बारे में तो अभी देखे हैं, समरूपी उसमें ऐड कर लेते हैं, और क्या, तो एक बार पढ़ लेते हैं। देखिए कि समजात अंग ऐसे अंग जो मूल रचना एवं उद्भव में समान होते हैं, लेकिन अलग अलग कार्य करने के लिए अनुकूलित होने के कारण भिन्न भिन्न दिखाई देते हैं, समजात अंग कहलाते हैं। ठीक है,
दोनों वही है ना। आप कोई सा भी लिख देना यदि एग्जाम में आता है तो। उदाहरण जैसे भाई कि चिड़िया के पंख, चमगादड़ के पंख, है ना, घोड़े की अगली टांग एवं मानव का हाथ क्या होते हैं, समजात अंग है, लेकिन अलग अलग कार्य करने के कारण इनकी रचना भिन्न भिन्न हो गई है ना। देखो आप लोग ये भी जानते होंगे कि यदि किसी भी अंग का हम कार्य नहीं करें, कोई सा भी अंग है जिसको हम काम में न ले, तो वह अंग धीरे धीरे क्या हो सकते हैं, समाप्त भी हो सकते हैं, है ना। तो जिस अंग को जितना ज़्यादा काम में लिया जाए उसके अनुकूल वह ढल जाता है। यदि किसी अंग को काम में नहीं लेंगे तो आप उसी अनुकूल में वो ढल जाता है ना। तो यही चीज़। अगला देखिए कि समरूपी अंग ऐसे अंग जो समान कार्य के लिए उपयोगित हो जाते हैं ना, यानी समान कार्य के लिए उपयोग हो जाते हैं, है ना, तथा समान सा दिखाई देते हैं। मतलब जब समान प्रकार का लगेगा, हालांकि कार्य भी समान है, परंतु मूल रचना व भ्रूणीय परिवर्धन में भिन्न होते हैं, है ना। तो उसको क्या बोलते हैं, समरूप अंग कहते हैं भाई, समरूप अंग कहलाते हैं, है ना। देखो मतलब वैसन अंग जो काम करेगा और समान दिखाई देगा, मतलब सेम प्रकार के काम करेगा और समान टाइप के दिखेगा भी, लेकिन उसका जो भ्रूणीय परिवर्तन है, जो भ्रूणीय परिवर्धन है, वहाँ उसके भिन्न होते हैं, है ना। मूल संरचना नहीं होता है ना। जन्म किसी भी हिसाब से हुआ होगा, किसी भी हिसाब से हुआ होगा, लेकिन देखने में हूबहू लगेगा, काम भी सेम करता है, उसे हम लोग समरूप अंग कहते हैं, है ना। तो चलिए इसका समरूप अंग का थोड़ा सा हम लोग उदाहरण भी देख लेते हैं। देखिए तो उदाहरण क्या है कि तितली हो गए, पक्षी तथा चमगादड़ के पंख उड़ने के कार्य करते हैं। बता, कार्य तो उड़ने के ही दोनों कर रहे हैं ना, और देखने में क्या होते हैं, एक समान लगते हैं, परंतु इन सभी की उत्पत्ति अलग अलग ढंग से होती है ना। यही तो का नाम था समरूपी का। ठीक है, बढ़िया। चलिए क्वेश्चन हम लोग 6 तक देख चुके हैं, अब 7वां क्वेश्चन देखते हैं भाई। बेहतरीन क्वेश्चन है, आप लोग इसको याद जरूर करिएगा, अच्छा क्वेश्चन है ना। आप सोच रहे हैं ना कि एक बढ़िया बढ़िया क्वेश्चन का सीरीज आपको दे, जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होगा, सब्जेक्टिव क्वेश्चन होगा, आपके एग्जाम में बनने की ज़्यादा से ज़्यादा चांसेस होगा उस क्वेश्चन का, है ना। देखिए अगला क्वेश्चन है कि लैमार्क का सिद्धांत किन तथ्यों पर आधारित थे, लिखें। देखो ये सब क्वेश्चन को हम लोग डील कर चुके हैं भाई, ये क्वेश्चन के फॉर्म में आयल है, एग्जाम में आयल है क्वेश्चन, है ना। ये सारा क्वेश्चन हम लोग देख चुके हैं इस टाइप के, जब हम थ्योरी पढ़ा रहे थे सारा का सारा देख चुके हैं, है ना। हम अभी नहीं बोल रहे हैं, मेरा पढ़ाया हुआ लगभग 7-8 महीना हो गया होगा, 9 महीना, तो उस चीज़ों को जाकर के आप देख सकते हैं, अभी भी ये चीज़ पढ़ाया हुआ है ना। तो देखो वहाँ से भी यदि अच्छा से पढ़ लोगे तो आपके एग्जाम में आना ही आना है ना। चलिए क्वेश्चन है कि लैमार्क का सिद्धांत किन तथ्यों पर आधारित थे, लिखें। तो ध्यान दीजिए कि लैमार्क का सिद्धांत निम्न तथ्यों पर आधारित है। पहला कि बड़े होने की प्रवृत्ति, बहुत अच्छा, कि बड़े होने की प्रवृत्ति, यह लैमार्क के सिद्धांत है भाई, इसी सिद्धांत है ना, यही आधार है। आगे देखिए कि वातावरण का सीधा प्रभाव, जी भाई, जीव जंतु पर वातावरण का भी सीधा प्रभाव पड़ता है, लैमार्क ने सब बातें बताया। और अंगों के कम या अधिक प्रयोग का प्रभाव, जी लैमार्क का ही कहना था कि यदि किसी अंग को ज़्यादा देर तक काम करें या ज़्यादा उपयोग में लाएं वो, और जिसको साफे कभी उपयोग में नहीं लाए सो बहुत दिन बाद देखोगे तो दोनों में बहुत बड़ा परिवर्तन देखने को मिलता है, लैमार्क का कहना था। और भाई ये चीज़ें सत्य भी है ना, बिल्कुल सत्य बात है, ठीक है ना। चलिए आगे देखिए कि उपार्जी लक्षणों की वंशागति, भाई वंशागति पर भी डिपेंड है ना। तो ये सारा का सारा काम लैमार्क का कहना है, इसी तथ्यों पर आधारित है लैमार्क का सिद्धांत, है ना। जी समझ आ रहा होगा, बिल्कुल भाई समझ आ रहा होगा, है कोई दिक्कत वाली नहीं होना चाहिए बात, है ना। चलिए तो भाई आगे चलें। देखिए जी
अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8। और थ्योरी में देख सकते हो हम लोग पढ़ चुके हैं कि बाह्य निषेचन क्या होता है, बिल्कुल उसको पढ़े हैं, है ना। एक आंतरिक निषेचन होता है, अंतः निषेचन, उसको भी हम लोग पढ़ चुके हैं। तो देखिए क्वेश्चन है बाह्य निषेचन से आया है ना। तो बाह्य निषेचन को परिभाषित कीजिए, इसकी हानियाँ बताएं। बहुत अच्छा, बाह्य निषेचन क्या है उसको बताना है और उसका हानि के बारे में बताना है। बेहतरीन क्वेश्चन। अगला देखिए, हाँ तो आखिर इसका पहले देख लेते हैं। देखिए कि दो भिन्न भिन्न युग्मनजों जैसे नर एवं मादा का संलयन जब जीव के शरीर के बाहर होता है। जी, हम लोग तो जानते हैं भाई कि जैसे हम लोग जो जन्म लिए हैं वो क्या, वह आंतरिक निषेचन से लिए हैं, अंतः निषेचन से हुए हैं। लेकिन यदि नर और मादा का जो युग्मनज है ना, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, अंडा बोलते हैं ना, और क्या बोलते हैं, स्पर्म बोलते हैं, अगर इसका फर्टिलाइजेशन शरीर के बाहर हो, है ना, तो उसे बाह्य निषेचन कहते हैं, है ना। उसे ही तो बाह्य निषेचन कहते हैं, क्योंकि शरीर से बाहर निषेचन होगा, निषेचित होगा। अगर देखिए कि अधिकांशतः यह जल में संपन्न होता है। अधिकांशतः जल वाले जो जीव है ना, उसमें बाह्य निषेचन भी होता है, बाह्य निषेचन ही होता है ना। जैसे शैवाल, बाह्य निषेचन, उभयचर आदि, याद रखेंगे बाह्य निषेचन होता है इसमें, है ना। आखिर बाह्य निषेचन की हानि क्या है ना। बाह्य निषेचन यदि होगा तो क्या हानि है उसमें, तो देखो बाह्य निषेचन की हानियाँ। तो जीवधारियों को अत्यधिक संख्या में नर एवं मादा युग्मकों को शरीर से बाहर मुक्त करना पड़ता है, अर्थात इसमें युग्मक संलयन के अवसर कम होते हैं ना। पहला बात तो इसका क्या है, हानियाँ है कि नर भी और मादा भी अपना अपना युग्मक को ज़्यादा से ज़्यादा निकालेगा शरीर से बाहर, और शरीर से ज़्यादा बाहर आ गया तो यह गारंटी नहीं है कि निषेचन हो ही जाएगा, संलयन हो ही जाएगा, हो भी सकता है ना भी हो सकता है। तो बड़ा कम इसका होता है कि निषेचित हो जाए, हालांकि हो जाता है, लेकिन अंतः निषेचन से ज़्यादा डिफिकल्ट बाह्य निषेचन है, कम चांस रहता है ना। अगला देखिए कि बाह्य निषेचन का एक दुर्गुण भी यह है, हाँ दुर्गुण यह भी है कि परभक्षियों तथा शिकार एवं अन्य आपदाओं द्वारा युग्मक की संख्या में भारी कमी आ जाती है ना। ऐसे भी होगा भाई, क्यों, क्योंकि यदि बताइए यदि बाहर युग्मक, नर युग्मक और मादा युग्मक बाहर निकाल दिया गया तो यह जरूरी है कि खनीय हो जाएगा निषेचन, ऐसा तो नहीं है। तो क्या होगा, हो सकता है कोई आपदा आ गया या कोई शिकारी आ गया, कोई पक्षी आ गया तो उसको खा भी सकता है, कोई आपदा आ गया तो इधर उधर भी भाग सकता है नर युग्मक या मादा युग्मक। तो इस कंडीशन में थोड़ा कम चांसेस बन जाता है कि निषेचित हो पाए, है ना। तो यही है बाह्य निषेचन का हानि, और बाह्य निषेचन क्या है उसको हम लोग देख चुके हैं बेहतरीन तरीके से। ठीक है जी, चलेंगे भाई, अब आगे देखते हैं। अगला देखिए BOD क्या है, BOD क्या है, बेहतरीन है भाई। देखिए ध्यान से देखिए, अब BOD क्या है। देखिए कि सूक्ष्म जीवों द्वारा पानी में घुले या कणिकीय पदार्थों के वायवीय निम्नीकरण के लिए ऑक्सीजन के प्रयुक्त होने की दर को जैव रासायनिक ऑक्सीजन मांग या BOD कहते हैं। ठीक है, हाँ इसको आप याद रखेंगे। आगे देखिए कि BOD कार्बनिक पदार्थों द्वारा जल प्रदूषण का सूचक है। देखो कितना मस्त है, मतलब यदि जल प्रदूषण होगा तो इसको ही बता देगा BOD, यह एक कार्बनिक पदार्थ है, जल की गंदगी को बताने में सहायक होता है। अर्थात BOD ऑक्सीजन की उस मात्रा को संदर्भित करता है जो जीवाणु द्वारा 1 लीटर पानी में उपस्थित कार्बनिक पदार्थों की
खपत कर उन्हें ऑक्सीकृत कर दें। स्वच्छ जल में यह कम तथा प्रदूषित जल में इसकी मात्रा अधिक होती है। अधिक BOD प्रदूषित जल का सूचक है। बढ़िया है ना। तो सूचक की तरह काम करता है। जल दूषित है कि ठीक है, उसके सूचक में यह काम आता है भाई, है ना जी। बेहतरीन क्वेश्चन है, मस्त क्वेश्चन है भाई, है ना। तो सारा का सारा क्वेश्चन आप याद रखेंगे, है ना, अपना नोटबुक में तैयार कर देना भाई। बढ़िया बढ़िया क्वेश्चन है। ठीक, आगे देखिए कि जैव विविधता के 3 आवश्यक घटकों के नाम बताएं। वाह, जैव विविधता के 3 आवश्यक घटकों के नाम बताना है। तो देखिए कि जैव विविधता के 3 आवश्यक घटक निम्नलिखित है। पहला क्या है? आनुवांशिक विविधता। याद रखिए, पहला क्या है जी? तो आनुवांशिक विविधता। दूसरा क्या है? जातीय विविधता। तीसरा क्या है? पारिस्थितिकी विविधता, है ना, या पारिस्थितिकीय विविधता, है ना। तो ये क्या है? यह जैव विविधता के घटक है ना भाई। क्योंकि इसमें भी तो विविधता देखने को मिलता है ना, कि आनुवांशिक रूप से विभिन्नता होगा, जातीय रूप से विभिन्नता होगा, उसके साथ साथ परवरिश पर भी डिपेंड करता है कि किस माहौल में रह रहा है, उससे भी जैवों में विविधता देखने को मिलता है, जीव जंतु में विविधता देखने को मिलता है जी। बढ़िया। चलिए एक और क्वेश्चन है, लास्ट क्वेश्चन है, हम देख लेते हैं उसको भी। बेहतरीन क्वेश्चन है, क्रायो प्रिजर्वेशन, है ना, क्रायो प्रिजर्वेशन पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखें। मस्त क्वेश्चन है, टिप्पणी करना है भाई। देखिए, तो क्रायो प्रिजर्वेशन देखते हैं आखिर क्या है। तो संकटग्रस्त प्रजातियों के युग्मकों को जीवित व जनन क्षम स्थिति में निम्न ताप यानी -196 पर रक्षित किए जाने की तकनीक को क्रायो प्रिजर्वेशन कहा जाता है। बहुत अच्छा है ना। क्या है कि संकटग्रस्त जो प्राणी है, युग्मक है, उसको जीवित रखने का यह क्या है? तरीका है ना, उसी को बोला जाता है। इसका उपयोग क्या है कि संकटापन्न जातियों के युग्मों को उचित व अनुकूल परिस्थितियों में लंबे समय तक संरक्षित करने में, है ना। लंबा समय तक उसे संरक्षित कैसे किया जाए, उसी जो संरक्षित करने का जो तरीका होता है, उसी को हम लोग क्रायो प्रिजर्वेशन कहते हैं। ठीक है भाई। हालांकि आप लोग प्रिजर्वेशन के बारे में तो नाम सुना ही होगा, है ना, जिसका मतलब होता है बचाना, बचाव करना, किसी भी चीज़ों को प्रिजर्व करके रखना, बचा के रखना। ठीक है भाई। तो देखो, आज हमने बहुत ही VVI सब्जेक्टिव क्वेश्चन को देखा, जो बायोलॉजी से था, क्लास 12 से था। इसके साथ साथ और VVI क्वेश्चन को लेकर के आएंगे, सब्जेक्टिव क्वेश्चन को, बढ़िया बढ़िया क्वेश्चन को लेकर आएंगे भाई, जो आपके एग्जाम में देखने को मिल सकता है। यदि भाई वीडियो अच्छा लगा होगा तो आप लोग दोस्तों के पास शेयर कर देंगे। चैनल पर नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर देंगे। मिलते हैं फिर से नए वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।